मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। आयशा, लोग कहते हैं कि वाकई में अगर आप खाना अच्छा बनाओ तो आपका जो शौहर है वो आपके साथ खुश रहता है, आपकी सास आपके साथ खुश रहती हैं, आपके फादर लो आपको बहुत प्यार करते हैं, और खाने से एक अच्छी शादी और एक अच्छे रिश्ते को मजबूत बनाने में मतलब के होता है कहते हैं। पहले ज़माने में मैं कुकिंग नहीं करती, मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं ज़्यादा तो नहीं करती, लेकिन देखो मैं शेफ़ हूँ, मैं एक औरत हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, हम हमेशा कहते हैं ना कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजरता है, मगर मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं जिनको अपने हस्बैंड से ये शिकायत होती है कि हम बीमार थे, हमारी तबीयत से नहीं थी, तो कभी तो आप हमारे लिए कुछ बना दें। तो दिस इज़ बोथ द वेज। अगर आपको भी अपनी बीवी का दिल जीतना है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो मर्द को भी करना चाहिए, कभी कुछ अच्छा बनाए बीवी के लिए जब मूड ऑफ हो, तबीयत खराब हो, और बीवी की तो खैर हमारे माशरे में। मैं एक लड़के को वाकई में जानती हूँ जिसने कहा कि मेरी शादी इसलिए ख़त्म हो गई थी क्योंकि मेरी बीवी जो थी वो कभी कुछ बना नहीं सकती थी, और आज भी वो गोल रोटियों का कॉन्सेप्ट, और हमारी बेटी खाना बहुत अच्छा बना लेती है बड़े ज़ख़ीर में, और हमारे इस कल्चर में तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, और उसको सोने पे सुहागा कहते हैं कि माशाल्लाह रिश्ता भी अच्छा है अगर खाना अच्छा बना सकती है। अच्छी बात है अगर आपकी बीवी खाना बना लेती है, लेकिन आप ये एक बहुत हैरानकुन बात है कि जितनी भी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हम बातें करते हैं ना, उसमें से कोई एक जगह भी ये नहीं लिखा हुआ कि बीवी को लाजमी खाना बनाना आना चाहिए, बीवी को आपके पाँव दबाने चाहिए। बनाती है, शौक है, अच्छी बात है, लेकिन ये आपका फर्ज है कि शादी से पहले पूछ लें कि आपको खाना बनाना आता है या नहीं, और उसी हिसाब से फिर आप डिसीजन लें कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे हम लड़ाई झगड़ा और शादियाँ टूट जाना। मेरे माँ दिलां दिया कि दिल दा हाल सुनावा, कि दिल हाल सुनावा, मैं तकदी जावा तेरी रवा, मेरे माँ दिलां दिया। हाय बिजली, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा रोमांटिक गाने गा रही हैं आप तो सुबह सुबह। ये आपको रोमांटिक गाना लग रहा है? मैं सैड सॉन्ग गा रही हूँ। सैड सॉन्ग क्यों? बस बाजी जी क्या बताऊँ, शक्ल ऐसी क्यों हुई, उदास उदास क्या हुआ? बाजी जी मुझे ऐसा लगता है मैं जो ना यहाँ पे इस दुनिया में सिर्फ कल्ली आई हूँ, मेरा कोई साथ ही नहीं देता। क्यों? क्या हुआ? कोई शौहर से लड़ाई हुई है, किसी मम्मी से लड़ाई हुई है? हाँ बाजी जी मेरी ना कल रात में ना खावन से लड़ाई हो गई। मैंने उसको क्या कहा था कि वो एकदम से ना एकदम लड़ने के लिए खड़ा हो गया, मारने के लिए खड़ा हो गया। मैंने कहा तुझे क्या हो गया, मैंने तुझे ऐसा क्या कह दिया जो तू लड़ने के लिए शुरू हो जाता है। बस जी फिर वो मुझसे लड़ा के ना चला गया। मैं भी उठी, मैं भी बाहर आ गई अपने कमरे थे। लेकिन बाजी जी ये हमारी जिंदगी क्या है? नहीं तो बिजली तुमने जाके मनाया नहीं प्यार से? वो बात नहीं करने को आ रहा था, काटने को दौड़ा था। मैंने कहा चल ठीक है जा, जो तेरा दिल कर रहा है। एक दो दिन दो कहते हैं कि एक दो दिन एक दूसरे को अगर अकेला भी छोड़ दें, लेकिन आज लड़ाई ना करना। वो पुरानी बातें आज वापस ना दोहराना घर जाने के बाद। वो बाजी कार ही नहीं आएगा अभी 2 दिन तक। ओह गॉड। लेकिन देखो अभी अब तुम हौसला रखो, क्योंकि छोटे छोटे झगड़े, छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो आई थिंक ये तो मैरिड लाइफ का बिजली में यही बात कर रहे थे कि अगर आप छोटी लड़ाई, बिजली मैं कह रही हूँ आयशा में यही बात कर रहे थे कि अगर आप छोटी लड़ाई को बहुत ज़्यादा वक्त और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस वक्त देते हैं तो वो डिवोर्स का बायस भी बन जाती है। एब्सोल्युटली। और अगर आप बड़ी बड़ी बातों को भी बात करके, बैठ के, समझ के, सुन के एक दूसरे से करें, लेकिन आज के ज़माने में चीज़ें बदल गई हैं। बहुत सारे लोग अलहदा हो रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। छोटी बातों पे वाकई अगर एक बहुत बड़ी बात है तो बात समझ भी आता है, अपनी फैमिली से मशवरा लें, ये सारी चीज़ें करें। लेकिन अगर बात बहुत छोटी है ना तो आई थिंक इस तरह से 1-2 दिन थोड़ा इग्नोर करो, थोड़ा सा अपने कामों में लग जाओ, उसके बाद कुछ अच्छा सा करो, स्पेसिफिक उसके लिए कुछ करो, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। नुशे, अच्छा, मैं हमारे एक एडवोकेट से भी बात कर रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि अब हमारे कानून में भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस बढ़ रही हैं क्योंकि डिवोर्स के रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, तलाक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पाकिस्तान में भी, जबकि हम इसको इतना वो नहीं करते कि अच्छी बात है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नापसंदीदा अमल है, हम सब ये बातें जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद तलाक का जो एक ट्रेंड ही कह सकते हैं हम, क्योंकि अब छोटे छोटे रीजंस की वजह से लोग जो हैं वो अलहदा हो रहे हैं। तो आज इस पर मेरे ख्याल से थोड़ी सी बात करनी चाहिए, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस अनुशेष की ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। इसके अलावा ज़िंदगी में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कि इससे आप बच सकते हैं, नो डाउट। क्या पहला ज़माना बेहतर था जहाँ पे हम हर चीज़ों के बावजूद एक साथ रह लेते थे, या फिर आज का ज़माना बेहतर है जहाँ पे ठीक है अगर हमारी नहीं बनती तो हमारे पास
चॉइस है कि हम उठ के कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत मज़ा आया, लेकिन अब अल्लाह अब वो कौन सी स्टेज है जिस पे आपको ये कहना है, ये इस पे सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, वो बिजली का मूड मैं अच्छा करूँ, बिजली क्या बनाओगी? बिजली मुझसे काफ़ी दिन से कह रही है बाजी आलू आप सारे खा जाती हैं, आप तो आलू बनाती नहीं, तो बिजली में तुम्हारे लिए आज एक नए किस्म के आलू बनाओ। ब्रेक के बाद, ठीक है, ब्रेक के बाद बनाते हैं आलू। बिजली मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और और राइट, किचन के काउंटर पे हम मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं डिवोर्सेस के हवाले से, और वाकई में एक ट्रेंड है, और ये भी नहीं कह रहे कि बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं कह रहे कि बिल्कुल सही है। आप भी हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए कि आप आज के ज़माने के जो बच्चे हैं जितनी आसानी से अलग हो जाते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। यकीनन एक अच्छी बात इसमें ये भी आई है कि एक ज़माने में शायद लड़कों की हिम्मत नहीं होती थी, और वो हर किस्म के जुल्म को सहते भी थे। आज के ज़माने में थोड़ी सी हमारे पास आवाज़ आ गई है, तो शायद इसलिए अलहदा ज़्यादा हो गया। इसका मतलब नहीं है कि पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, बिल्कुल पहले लोग बर्दाश्त करते थे, शायद बुरी बात भी नहीं है। लेकिन अगर अनुषे, मैं ये सोचती हूँ कि कोई तो इंसान ऐसा होता होगा कि जिसकी डिवोर्स हो गई हो, चाहे आप मर्द हो औरत हो, और अब आप जाके सोचते हो कि वो बात इतनी बड़ी नहीं थी। तो अगर अभी आपको ऐसा लगता है ना, तो हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप हमें बताएं, ताकि ठीक है बड़ी बातों पे तो आप अलहदा हो जाएं, वो तो मजहब में भी इजाजत है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात थी जो सॉल्व की जा सकती थी, तो आई थिंक वो पछतावे के खानदानों की वजह से दो लोग जो एक दूसरे को पसंद करते हैं वाकई में अलग हो जाते हैं, फिर आपको बाद में भी उस बात का दुख होता है कि मुझे तो ये बहुत पसंद थी। और आप उस इंसान से, आपकी माँ हो, आपके बाप हो, कोई भी इंसान हो, आप कहते हैं इनकी वजह से हुई है, तो आप दिल में कुछ रखते हैं फिर उनके लिए, उसके बाद से इस तरह आपकी पूरी नाम बेशक ना बताएं, लेकिन हमें कॉल ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा। बिजली का मूड भी बेहतर करने के लिए उसको तो ज़रूर ही एडवाइस देंगे, उसका खैर 19-20 चलते रहती है। अच्छा भी उसके लिए कुछ यहाँ पे तैयार कर रही है। बिजली की छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो चलती रहती है बिजली का मूड अच्छा करने के लिए। हम आज बना रहे हैं पटेटो स्किन्स। अच्छा, आलू, आलू हर एक के घर में हर वक्त होते हैं, टमाटर होते हैं, सिर्फ आपको मोज़रेला चीज़ लानी है, और वो जो आप पिज्जा चेन में जाके पटेटो स्किन्स खाते हैं ना, इतनी सी खाते हैं हम 300-400 रुपए की, वो आप घर पे बना सकते हैं। बिल्कुल। और उसमें अनुषे वैसे तो मैं बनाऊंगी, मगर कुछ और चीज़ें भी ऐड करूंगी। मैंने किया ये है कि मैंने आलू उबाल लिए, ठीक है, आलू उबालने के बाद अच्छे बड़े साइज के आलू आपने उबालने, बीच में से आपने काटना है सिर्फ एक बार, यानी एक आलू के 2 टुकड़े करने हैं। उसके बाद सारा जितना भी आलू का स्कूप कर देना है, जिसको हम कहते हैं आलू का गूदा जो है वो निकाल देना है, साइड्स पे रहने दीजिएगा वरना ये टूट जाएंगे। अब जो बाजार में हम खाते हैं उसमें वो फॉरेन टमेटो सॉस पहले ऐड कर देती है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो थोड़े से ड्राई हैं, तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम चीज़, ताकि ये जब आप खाएं माउथ फुल तो आपको ये ड्राई ना लगे। ठीक है। अभी अगर आप इसमें क्रीम चीज़ नहीं ऐड करना चाहते तो एक और बहुत अमेजिंग आइडिया मैं देती हूँ, दही बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एक हेल्दियर ऑप्शन है। अच्छा, लेकिन ये बच्चों के लिए कितने मजे का होता है, क्योंकि पोटैटो स्किन्स तो मुझे याद है एक उम्र थी मेरी जहाँ पे, और उनके पास ही हेल्दी चीजें भी आ जाती हैं, और एक और बार कोई डिफरेंट चीज घर में बनाने के लिए। यस, और बड़ा आसान। अच्छा, बच्चे ना और वेजिटेबल्स ऐसी खाना सीखते हैं, वो पोटैटोज और ये टमेटो सब इसमें आएंगे भी। और अनुषा ये वाली चीज़ें जो है ना सिर्फ उनके लिए खाने में उनको मज़ा आएगा, बल्कि वो बना सकते हैं इस तरह से चीज़ें ऐड करके अपनी मर्जी से कस्टमाइज बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये हमने क्रीम चीज़ ऐड कर दी, बहुत ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि ये सॉल्टी होती है। ठीक है। अब हम बनाएंगे एक बड़ा ही मज़े का और बड़ा ही झटपट सा एक मिक्सचर, जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें हमने टमेटो सॉस ऐड करनी है। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है, ठीक जल्दी है, से आ गई है ब्रेक। अभी ये क्या ऐड कर रहे हैं? अच्छा, टमेटो सॉस के अंदर हम ऐड कर रहे हैं ये असली टमाटर की सॉस, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे, ऑरिगैनो, और इसको मैं भर दूंगी हमारे पोटैटो स्किन्स में। उसके बाद चीज़ ऐड करेंगे, सब्जियां ऐड करेंगे, उसको बेक होने के लिए रख देंगे। ब्रेक लेते हैं और देखते हैं इन पोटैटो स्किन्स की असल शक्ल। और ज़िया अवान साहब हैं, बहुत बड़े एडवोकेट हैं, आज बहुत बिजी हैं, उनको एक केस के लिए भी जाना है, लेकिन मैं गॉड ब्लेस हिम, वो आए हैं हमारे पास, रास्ते में ही है, बस पहुंचने वाला है। वो ब्रेक के बाद हमारे साथ हो। ब्रेक के बाद मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और वेलकम बैक। चाय टोस्ट होस्ट में ज़िया अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत बड़े एडवोकेट हैं। मैंने आपको ब्रेक से पहले भी कहा था दैट बहुत बिजी हैं
लेकिन उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ पर आए। और आज हम तलाक के हवाले से, डिवोर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी और हमें रोशनी डालेंगे, क्योंकि मुझे आयशा को शायद इतना कुछ पता नहीं है, टेक्निकलिटीज़ तो बिल्कुल नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का हमारे घर आने का। सर कहते हैं कि पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू लॉ आज भी तलाक के लिए या डिवोर्स के लिए अप्लाई करना या कोर्ट जाना इतना आसान नहीं है, जबकि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सेपरेशन का और तलाक का। देखिए, जो आसान नहीं है वो तो हमारे माशरे का मसला है। अच्छा, ठीक है। वजह यह है कि औरतों के लिए इतने टैबूज़ हैं। बिल्कुल सही है कि हमेशा ये कहा जाता है कि औरत थाने नहीं जाएगी, अच्छी औरत थाने नहीं जाती, अच्छी औरत कोर्ट नहीं जाती, और वाकई में नहीं जाएगी शायद। नहीं, वो बेसिकली तो बात यह है कि उनके वो सारे बैरियर्स क्रिएट किए हैं कि ताकि वो कंप्लेन ना करें। सही। जहाँ तक रहा कि तलाक का रेशो बढ़ गया, रेशो नज़र आ रहा है बड़ा है, और ऐसा नज़र आ रहा है कि औरतें तलाक ज़्यादा ले रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि तलाक का रेट बढ़ा है, लेकिन चूंकि मर्द जो तलाक देता है वो कोर्ट में नहीं आता। ये भी सही है। वो तो जाके ज़बानी दे के चला जाता है, या लिख कर दे देगा, और या फिर यूसी नाजिम के पास जाके जमा करा देगा, तो वो खबर नहीं है। बिल्कुल सही। खबर ये है कि औरतें बेचारी रुल रही होती हैं कोर्टों में, बिल्कुल, और वो तलाक के लिए जो ज़ाहिर के जो हालात आजकल बने हुए हैं, और जो ओवरऑल हमारी सोसाइटी में शॉर्ट टेम्परनेस जो आई हुई है, और क्वालिटी टाइम नहीं है फैमिली के दरमियान, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। मेजॉरिटी जो हमारी जो मददगार हेल्पलाइन में केसेस आते हैं, हमें तो बहुत लोग अप्रोच करते हैं इन्हीं हवाले से, तो वो अक्सर उनका यही होता है कि उसमें डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वट्टा सट्टा होता है, ठीक है ना। फिर सर मुझे बताइएगा, ठीक है, आपने तो कहा कि इट्स औरतें जो है हमेशा से ऐसे इसी रेट पे ये सारी चीज़ें चलते हुए आ रही हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से क्योंकि ज़्यादा औरतें निकल कर आ रही हैं तो हमें लगता है कि रेट बढ़ गया है। वो तो लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि अगर औरतें ज़्यादा निकल कर आ रही हैं और कोर्ट जा रही हैं तो इसका मतलब वाकई में ये हुआ है कि रेट बढ़ गया है? जाहिर सी बात है। ऑफ कोर्स, देखें, एक्सेस मिला है ना लोगों को, एक्सेस मिल गया। जब आप लोगों को एक्सेस देंगे उनके राइट्स के लिए, पहले तो दबी रहती थी चीज़ें। लेकिन आप जब वजूहात सुनते हैं या कोई लड़की आपके पास आती है, तो अब आपको ये नहीं लगता कि उनकी रीजंस भी अब थोड़े से अब के ज़माने में वो भी हो गए कि हमारी बनती नहीं है, या उसने मुझे घर नहीं दिया बड़ा तो मैं जा रही हूँ, या उसकी माँ ने मुझे गालियाँ दी? वो कम है। वो बहुत कम है। बेसिकली हमारी औरत जो है वो, अब भी मैं जब देखता हूँ जो हमारे पास केसेस आते हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत सब्र वाली है, और हमारी औरत अब भी बहुत सब्र करती है। वो अगर उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं अक्सर ये लोगों से बात कर रहा होता हूँ, उसे सिर्फ इज्जत चाहिए। बिल्कुल। जब आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उसको हतक से देखेंगे, और अब तो नए ट्रेंड्स जो आए हैं, अब आप कह रही हैं पुराने ट्रेंड में मेरे पास जो शुरू में, मैंने सुना ट्विटर पे डिवोर्स दे दी, एसएमएस करके हो गया, वो तो ठीक है। देखें, वो ये तो हमारे कोर्ट पहचानते हैं ऐसे डिवोर्स को? वो नहीं, कोर्ट इसको नहीं मानती, और नॉर्मली लड़की को फिर कोर्ट में जाना पड़ता है। सही है, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाती। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जो हमारी सोसाइटी में जो नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, अब देखें, ये हमने पहले कभी नहीं सुना था मैंने कि शादी के बाद सास बहू को अपने पास सुलाए। ये भी सुना। ये मेरे पास ऐसे कई केसेस आए अभी रिसेंटली कि शी वाज टॉर्चर्ड नॉट टू बी लाइक स्पेंडिंग द नाइट विद द हस्बैंड के साथ ही रहेंगी हमारे साथ। तो जब इस तरह के हालात हों लोगों के साथ, आप अच्छा, दूसरा ट्रेंड ये आ रहा है कि जी बच्चा हुआ, वो बहन को और भाई को दे दिया क्योंकि उसके बच्चे नहीं हैं। अब वो उसको आप वो उन्हीं को मम्मी डैडी कहेगा, आपको कुछ नहीं कहेगा माँ को। और ये माँ का खाला नहीं मुझे पाला है, फिर बाद में ये भी कहते हैं। तो बात ये है, ये जो इस तरह के जो ऐसे टॉर्चर हैं जो नजर नहीं आते हमारी सोसाइटी में। एक तो होता है ना अपनी मर्जी से, अगर आपके बहुत सारे बच्चे हैं तो उसकी एडॉप्शन होनी चाहिए, उसका पूरा प्रोसीजर हो माँ बाप में। हमारे लीगली एक होता है प्रोसीजर, लीगल भी, और वैसे भी होता है कि एक्सेप्टेंस हो, माँ की मर्जी हो, बाप की मर्जी। तो बात ये है कि हमारी सोसाइटी इतनी हॉरिफाइंग हो गई है, और इतना वायलेंस है हर घर में, और सिर्फ फिजिकल नहीं है, जो मेंटल वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा से कहते हैं, जो चीज़ें आपको नफ्सियाती और तौर एक जो चीज़ मुझे नज़र आती है कि जो सबसे बड़ा गैप है जिससे हम बहुत सारी तलाकों को बचा सकते हैं, वो है कि
नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे ही आपस में कोई थोड़ी सी झगड़ा होता है लड़की और लड़के में, उसको सेपरेट कर देते हैं उनकी फैमिली के लोग दोनों तरफ, तो उनके अंदर कम्युनिकेशन नहीं होता। और हमारे पास बटालियंस हैं जो यूनिवर्सिटी से निकल रही हैं, साइकोलॉजी करके, सोशियोलॉजी करके, दे आर ट्रेंड काउंसलर, दे कैन बी ट्रेंड काउंसलर। वो मैंडेटरी होना चाहिए कि जब कोई कोर्ट में केस डाले तो लड़की और लड़के की काउंसलिंग इकट्ठी हो। अच्छा, ये डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं बनता इसमें, लेकिन एक और भी आपके लिए आ गई है, बिल्कुल लेना चाहेंगे। लेकिन ये जो यंग मैरिजेस होती हैं, अंडर एज मैरिज तो एक और टॉपिक है जिसमें मैं आपको एक दिन बुलाना चाहूँगी, लेकिन जब हम बहुत ही छोटी उम्र में शादी करवा देते हैं तो शायद उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अब जैसे 17-18 की लड़की होती है, शादी करा दी, फिर 20-25 में जाके उसको लगता है कि एज से भी ताल्लुक हो सकता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग इतना स्ट्रांग नहीं होती। कहते हैं कि उनको 24-25 का होने दो, उनको पता हो, अडल्ट मैच्योर एज होना बहुत ज़रूरी है, और मैच्योर ना होने से वो चीज़ों को संभाल नहीं पाती। मैं नहीं कह रही आप 30-35 तक छोटी उम्र में छोटी उम्र में शादी होने से वो शुरू में कई लोग होते हैं जो 3-4 बच्चे हो गए, एनेमिक हो जाती है, उसको ना पढ़ाई पूरी हुई होती है, उसको पढ़ाई से किसी को 9वीं जमात से, किसी को 10वीं जमात से, किसी को 11वीं से निकाल के शादी कर देते हैं, तो वो उसकी एक मैच्योर एज नहीं होती, संभाल भी नहीं पाती, वो सास को भी नहीं हैंडल कर पाती। वो नंद सबसे जो टफ काम है वो हस्बैंड को हैंडल करना नहीं है, सबसे टफ काम जो मेरा एक्सपीरियंस है कि सास और नंद और देवर मेरे पास ऐसे केसेस हैं जिनमें ससुर और देवर भी मारते हैं। कॉल आई आपके लिए, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी, मुल्तान से बात कर रहे हैं बाबर साहब, कैसे हैं आप? जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मेरा छोटा सा सवाल है जी वकील साहब के साथ कि जो औरत अपनी मर्जी से तलाक लेना चाहे, क्या वो हमारे इस्लाम में जायज है कि नहीं है? क्योंकि औरत को जो हम हकूक देते हैं वो जब हमारे निकाह में लिखा होता है वो तो हम तो उसके पूरे कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़ा सा इशू खड़ा करके और वो तलाक लेना चाहती है, तो क्या ये हमारे इस्लाम में जायज है? ठीक है, क्या एक औरत तलाक ले सकती है? खुला कहते हैं हम शायद से। नहीं, देखें बेसिकली उसके बहुत सारे तरीके हैं। हमारा जो इस्लामिक परसेप्शन है उसमें यह है कि उसको जैसे मर्द के पास तलाक का हक है 3 तलाकें देने का, इसी तरह औरत को भी हक दिया गया है कि अगर वो कोई आदमी के साथ किसी के साथ नहीं रहना चाहे अपने हस्बैंड के साथ तो वो खुला ले सकती है। ठीक है। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुआ था कि उन्होंने कहा कि अगर लड़की ये कह दे कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती तो उसको खुला मिल जाती है, उसमें उसको कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता, उसको कुछ साबित नहीं करना पड़ता। तो सर अगर इस केस में हस्बैंड तलाक देना, फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड तलाक नहीं देना चाह रहा और औरत खुला मांग रही है, कोर्ट खुला दे देगी, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये होता है कि आजकल जो हमारे यहाँ मॉडर्न फैमिलीज़ हैं और जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं और लड़कियां ख़ास तौर पे इस पे तवज्जो देती हैं कि अपने निकाहनामे में तलाक तफवीज़ का हक लेते हैं। तलाक पढ़ के हमने अगर कॉलम 18 जो निकाहनामे का है वो कि निकाहनामा भी पूरा नहीं है, निकाहनामे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड होने की ज़रूरत है कि लड़की के कॉलम में लिखा होता है कि जी इसकी पहले शादी हुई है कि नहीं हुई। निकाहनामा आप सिंपल लिखें, पॉइंट फॉर्म में लिखें और उस जमान में लिखें जो आपको सबसे ज़्यादा समझ में कुछ ऐड अगर कराना नहीं, देखें वो उर्दू में है निकाहनामा, समझ में आता है, लेकिन पढ़ता कौन है? और उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स जो हैं वो है ही नहीं, जो मालूमात के हवाले से मैंने पहले भी ये बात की थी कि हमारा निकाहनामा नादरा में रजिस्टर होना चाहिए, हमारी जो निकाह है वो नादरा का दफ्तर बनना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में या हर कम्युनिटी में वहाँ जाएं लोग और निकाह करके बाद में जो उनको अपनी तकरीबात करनी है वो करते रहें, उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएं। क्योंकि देखें आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप चले जाएं एक्साइज एंड टैक्सेशन, पार्टनरशिप है ना, एक किस्म की पार्टनरशिप है, लेकिन मुश्किल ये है कि आप एक्साइज एंड टैक्सेशन के जाएं तो गाड़ी का खरीदनी है, आपको पता चल जाएगा ये चोरी की गाड़ी है या सही है, लेकिन अगर आपने अपनी बेटी देनी है तो आपको लड़के के मुतालिक पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है 2 शादियां हैं 3 शादियां हैं, ठीक है ना, बुरा लगता है और वो कैसे पता लगे, छोटी-छोटी चीजें भी डाल दी। लेकिन ये होना चाहिए अगर औरत के लिए तो फिर मर्द के लिए भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और दोनों के लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि औरतों के हुकूक बढ़ जाएंगे, लेकिन तलाक तफवीज़ का हक अगर औरत के पास मौजूद हो तो उसको फिर कोर्ट नहीं जाना पड़ता, वो उस राइट को इस्तेमाल करती है जो हस्बैंड ने उसको दिया है कि आई डिवोर्स माई सेल्फ, 3 दफ़ा वो लिख कर और उसकी कॉपी हस्बैंड को भेज दे तो वो तलाक हो जाए। एक रिश्तेदारों में इतनी शादी होती है हमारे यहाँ जो हम हमेशा कहते हैं कि वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं, एटलीस्ट फर्स्ट कजन्स में शादी ना कराया करें, लेकिन वो इतनी हो जाती है कि उस वक्त लिहाज होता है और पढ़ते नहीं है, उससे बच्चों का इशू और बच्चों का इशू यही होता है कि बच्चे अगर फर्स्ट कजन्स में शादी हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखें कोई ओरिएंटेशन है ही नहीं शादी की, शादी से पहले भी कोई ओरिएंटेशन नहीं है, शादी के बाद भी नहीं है, पेरेंटिंग की भी नहीं है, और ना ही कपल्स को बताया जाता है कि
शादी का क्या एक्चुअल मकसद क्या है। मकसद क्या है, बिल्कुल। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिजली कब से कोशिश करिए, एक उंगली आ रही है। जी जी, आप सवाल ही नहीं खत्म। अपना निकाहनामा पढ़ा था तुमने? ब्रेक के बाद जिया साहब से बात करते हैं। पढ़ा? हाँ मैंने पढ़ा था, क्यों नहीं पढ़ा था? हाँ क्या पढ़ा था? एंड में क्या था? मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। एंड वेलकम बैक। ज़िया साहब हमें इस वक्त भी समझा रहे थे कि खुला, डिवोर्स, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में किस तरीके से होती हैं, क्या क्या चीज़ें लीगल हैं। अच्छा, निकाहनामा सिर्फ औरत को हुकूक या उसके राइट्स नहीं देता, ये दोनों पार्टीज़ के लिए अच्छा होता है। मेरे ख्याल से हम हमेशा समझते हैं कि लड़की को शायद ज़्यादा राइट्स मिल जाएंगे या इसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा उसको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करें कि इसमें दोनों का फ़ायदा है, लड़के का भी फ़ायदा है कि एंड में जाके उसके पास भी तो एक पेपर है वो भी, लेकिन वही बात हो गई कि पेट्रियार्कल सोसाइटी, मर्दों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस, बाप जो कहेगा वही होगा, और हम कोर्ट तक पहुंचते नहीं। हम शादियों को हमेशा घरेलू मसला बना देते हैं, तो हमारी कोर्ट हमारी मदद कैसे करेगी? डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती है, नहीं होती, उसको लीगल तरीके से नहीं लिया जाता। उसमें देखें ना कई चीज़ें जो कि जो हक महर है वो प्रॉपरली सही नहीं लिखा होता, या कम लिखते हैं, कम ज़्यादा तो चलो उनकी आपस की शराइत हैं। लेकिन मैं एक बात और आपको बताऊं कि अगर मियाँ बीवी निकाह के बाद चाहे वो 10 साल या 20 साल के बाद भी डिसाइड करें कि हक महर बढ़ाना है, नहीं हो सकता, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। आप एक जो भी, चाहे आप हक महर में घर देना चाहें, हक महर में पैसे बढ़ाना चाहें, तलाक तफवीज़ का हक लेना चाहें, तो वो निकाह, एक्चुअली निकाहनामा इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने के लिए आपको एक स्टैम्प पेपर पे वो सारा दोनों लिख के दे देंगे कि जी मैंने ये राइट दे दिया, और वो कहती है मैंने ये राइट ले लिया, वो उसका पार्ट बन जाएगा निकाहनामा। तो लीगली पॉसिबल। मिसाल के तौर पे अगर हक महर जो है ना वो 10,000 लिखा है और बाद में वो 10 लाख करना चाहे तो 10 लाख कर सकता है। मर्द तो कभी नहीं करेगा वैसे। नहीं करते हैं, मैंने देखा है, हमने खुद ऐसे डॉक्यूमेंट बनाए हैं, बहुत देखे हैं जिनमें आपस में रियल पार्टनरशिप होती है, वो एक दूसरे को सिक्योर कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो उनके अंदर वो जो है ना वो इनसिक्योरिटी कम होती है, लेकिन ऐसे लोग कम हैं कि जो औरत को रिस्पेक्ट दे रहे हो। और ये भी कहते हैं कि शायद साथ रहने के लिए भी निकाहनामा काम आता है। लोग हमेशा सिर्फ ये समझते हैं कि अलग होंगे तो ये होगा, लेकिन निकाहनामा आपके रिश्ते को और मजबूत करता है। पहले तो मोटरसाइकिल पे कहीं गाड़ी में अगर लड़की लड़का जा रहे थे तो पुलिस वाले पूछ रहे होते थे, आपको पता है ना, निकाहनामा दिखाओ, जैसे जेब में रख के घूमे। उस पर जब हम लोगों ने, ह्यूमन राइट्स की कम्युनिटी ने, बाकी लोगों ने शोर मचाया, तो अब कम से कम वो नहीं होता, वो पुलिस के पास कोई। लेकिन सर अभी भी अगर आप गोलगप्पे खाने, वो लोग जो बेचारे नहीं, वो नहीं कर सकते, पुलिस के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। पूछा था तो मैंने उनसे यही पूछा था कि आपके पास क्या राइट है टू आस्क फॉर माय निकाहनामा? आई कैन लीगली, दे कैन नॉट आस्क यू, दे कांट। अच्छा जी, मैंने पोटैटो स्किन्स गरम बनाए, इससे पहले कि ठंडे हो जाए मैं मिसेस शरीफ को थोड़े से देखे आ जाओ। चलो थैंक यू। सर जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, हमारे ने एक जानने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी की ना 18 साल उसकी उम्र है, और आदमी इतनी उम्र का था, उससे शादी करा दी। वो आदमी तो उस दिन तो उन दिनों तक तो काम करता रहा, उसके बाद काम छट गया और ना घर बैठ गया। अब वो कोई काम नहीं करता, उसकी सास नंद उसको बातें सुनाती, उसको रोटी नहीं खाने को देती, वो कहती है ना हम तो तुझे नहीं देंगे खाना, तेरा मियाँ कमाएगा तो हम तुझे देंगे। अब वो ना खुला लेना चाह रही है लड़की, तो जब उन्होंने उनके घर तक बात पहुँचाई तो वो कहते हैं हम तुम्हें खुला दे देंगे, लेकिन जो ना हम जो है ये जहेज वापस नहीं करेंगे। बताओ क्या करें? देखिए, जहेज का भी एक बड़ा इशू है। जहेज का इशू ये है कि नॉर्मली हमारे पास जो हेल्पलाइन में लोग आ रहे होते हैं या मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, अब उनका मसला ये होता है कि जहेज का कोई लिस्ट नहीं बनी होती। लोग जहेज खरीदते हुए जो रसीदें होती हैं वो या तो होती नहीं है उनके पास रसीदें, या फिर रसीदें होती हैं तो वो साथ ही दे देते हैं लड़के को। नहीं, लेकिन तलाक के वक्त आप ये भी कहते हैं कि भाई जाए ना। नहीं, एक बिल आप समझे नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कि रसीदें भी रखते हैं। अच्छा, अपने पास माँ बाप को चाहिए कि अपने पास रसीदें रखें, वो रसीदें बेटी को ना दें, सामान दे दें उसको, रसीदें उसको ना दें, क्योंकि कल को जब मिसहैप खुदा ना खास्ता होता है तो आप प्रूफ नहीं कर सकते कि आपने इतना जहेज दिया था। बिल्कुल सही है। तो वो जो आप बात कर रही हैं, जहेज उसको मिलेगा अगर उसकी रसीदें होंगी, तो वो अगर जाके, अगर रसीदें ना हो तो क्या करें? देखें, जो हमारा नया कानून है, हमारा जो कानून है उसमें यह है कि औरत, पहले ये होता था कि नान नुफ्के का केस अलग होता था, जहेज का अलग हो गया और फिर तलाक का अलग। अब हमारा लॉ ये है औरतों को फैसिलिटेट करने के लिए कि आप सारी चीज़ों का एक ही केस कर सकते हैं, आपको 10 केसेस या उसकी एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं। सो दिस इज द फैसिलिटी व्हिच इज बीइंग गिवन टू ग्लैड। और ये अच्छी बात है कि हमारे ह्यूमन राइट्स और हमारे जो
लॉयर्स हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। वकील साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। सर आपके लिए एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं? जी सालिया बात कर रही हूँ। जी सालिया, क्या कहना चाहेंगी? मैंने ये सवाल करना था कि ये जो बच्चियों की हम शादी करते हैं, वालिदैन जो शादी कर देते हैं ज़बरदस्ती, पूछते भी नहीं है उनसे, लेकिन अक्सर रिश्ते ऐसे होते हैं कि वालिदैन पूछते भी नहीं है, पूछना गवारा भी नहीं करते कि भाई आपके लिए रिश्ता बेहतर है या नहीं। जबकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दीन और इस्लाम भी इस बात की इजाजत देता है कि बच्चियों से पूछा जाए, जब तक वो एग्री ना हो आप शादी नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। लेकिन वो आजकल तो बहुत से घरानों में पूछा ही नहीं जाता। अगर बिल्कुल लड़की जो है वालिदैन की इज्जत के लिए या किसी दबाव में आकर निकाह कर लेती है तो क्या आया वो निकाह जायज है, हो जाता है या नहीं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये तो आपने जो बात की है, पहली बात तो ये है कि जो आपने बिल्कुल सही कहा कि लड़की और लड़का दोनों से पूछना जरूरी है और दोनों की मर्जी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर उनकी मर्जी नहीं है तो जाहिर है कि वो फिर शादी के टूटने के जो है ना वो ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो माँ बाप का ही गलत है बच्चों पे प्रेशर डालना। देखिए ना, लोग तो कहते हैं ना कि लड़की अपनी मर्जी से, हमारे यहाँ तो लड़के भी नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होते हैं अपने माँ बाप के, और फैमिली में इस तरह जुड़े होते हैं ट्राइब्स के हवाले से, अपनी वो पठान है, हम उर्दू स्पीकिंग है, वो शिया है, हम सुन्नी है। नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि भाई हमारी ये रस्म नहीं है, हमारे बाप ही डिसाइड करेगा जो भी करेगा। इनकी सोल्यूशन क्या होगी? शादी तो हो गई अपनी मर्जी के खिलाफ, लेकिन उन्होंने हाँ भी कह दिया। नहीं, वो तो शादी हो गई ना। देखें, जब उनके पास राइट था कि वो ना करते तो उन्होंने हाँ कर दी, साइन कर दिया, तो फिर उसके बाद ये तो नहीं कह सकते कि भाई मेरी मर्जी नहीं। तोड़े ना। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ज़ियावान साहब हमारे पास थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू जारी है ब्रेक के बाद में। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और डिवोर्सेस के हवाले से आज बात हो रही है और ज़ियावान साहब ने बहुत रोशनी डाली है चीज़ों पे। अभी भी काफ़ी कुछ पूछना है कि जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, अगर उनकी शादी में प्रॉब्लम होती है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक और प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा आता है जब आप तलाक़ की बात करते हैं या अलहदा होने की बात करते हैं, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लोगों में डेवलप होती हैं। और कितना सही है कितना गलत है एक बार फिर हम तो कोई कहने वाले नहीं होते, लेकिन इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं आप पे, आपके बच्चों पे, इन तमाम चीज़ों पे थोड़ी सी अब बात करते हैं। नौशीन शहजाद साहब हैं, डायरेक्टर हैं NPC पाकिस्तान की, बहुत बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर घर में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया नौशीन साहब आपके टाइम का। बात तो ज़ियावान साहब से बहुत इंटरेस्टिंग थी कि लॉ के मुताबिक, लेकिन ये जो टैबूज़ हैं डिवोर्स के साथ अटैच्ड, और हम सिर्फ लड़कियों पे बहुत प्रेशर डालते हैं, लेकिन अब तो कहते हैं कि लड़कों के लिए भी डिवोर्स, अच्छा डिवोर्सी है, सिंगल फादर है, उन पे भी बहुत ऐसी आंखें पड़ती हैं, यकीनन होती होंगी। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ होती है कि आप एक लाइफ को लेके चल रहे हैं और आपने अभी एक डिसीजन करना है कि आप अपना लाइफ पार्टनर किसको बनाएं। अगर आपने शादी कर ली और उसके बाद उसको आपको एग्जिट करना पड़ा उस रिलेशन से, तो सुनने वाले को तो यही ख्याल आएगा ना कि ही इज़ नॉट अ गुड डिसीजन मेकर, इसने एक अच्छी डिसीजन नहीं ली। ठीक है, तो जब ये एक डिसीजन अच्छी नहीं ले सकता तो हो सकता है दूसरी भी ना ले, तो ये ज़रूर एक बात है। ठीक है, मगर मेरा थोड़ा सा जो है नुक्ता नज़र थोड़ा सा अलग है साइकोलॉजी के हवाले से। हम ये समझते हैं कि जहाँ चीज़ों में एंट्रेंस होती है, यू नो, लाइक टू इन एंड आउट, देयर इज ऑलवेज, आप कभी उस कमरे में दाखिल होना नहीं चाहेंगी जहाँ आउट का दरवाज़ा नहीं होगा। आप सिनेमा में जाते हैं तो आप कहते हैं यार एग्जिट किधर है, तो वो जब हम कहते हैं कि अब तुम जा रही हो तो तुम्हारा जनाजा ही आएगा, वो गलत एक कॉन्सेप्ट वो गलत बच्चों में डाल देते हैं। वो बिल्कुल गलत है। यही देखिए, एग्जिट तो लेके बच्चे अब आ जाते हैं कि ठीक है भाई अब्बू के तो दरवाजा, बट दे कम टू अर्ली। एक्चुअली वो भी एक अलग एक कहानी है कि इतनी जल्दी में नहीं। मसलन आप देखिए, मूवी देखने गए हैं, ठीक है, आपको वो थोड़ी सी आपने देखी पसंद नहीं आई, तो आप अपने जो आपके साथ आए हुए फ्रेंड या पार्टनर आप करें चलो चले, ठीक है। अब वो चाह रहा है कि बैठ जाएं, पूरी तो देख लें, कहीं तो कोई अच्छा सीन आएगा, या एटलीस्ट टिकट के पैसे ही पूरे कर लें, व्हाटएवर। बिल्कुल, तो वो वाली बात होती है कि आपको लाइफ में पॉकेट्स में आपको ट्रबल्स आते हैं। बिल्कुल आते अच्छा, आप उन पॉकेट्स को समझते हैं कि ये ऑलवेज यूं ही रहेगा, जिंदगी ऐसी चलेगी, और आप उसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं कि इस ट्रबल में से बाहर आ जाओ। अब उनको ये नहीं मालूम कि आगे भी जो है कि लाइफ में ट्रबल आने हैं। तो मेरी एक राय होती है जो कि साइकोलॉजी ही के अंडर यू नो वो है
कि आपको अगर कोई चीज़ सही नहीं लग रही तो आप वक्ती तौर पे इनखला ले लें, आप वक्ती तौर पे सेपरेशन कर लें, उससे कई दफ़ा बहुत से मामलात सुधर जाते हैं। बहुत करीब रह रह के और एक ही बात बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक अच्छे तरीके से थोड़े दिन अलग रह लें, थोड़े हफ्ते अलग रह लें, तो शायद आप लोगों को एक दूसरे की अच्छी बातें भी याद आए। जैसे क्रिश्चियनिटी में है ना, क्रिश्चियन अगर कपल हो तो उनमें तो डिवोर्स का मसला बहुत मसला है, लेकिन उनके यहाँ सेपरेशन है कि कोर्ट से सेपरेशन हो सकती है। हाँ, लेकिन अलग नहीं हो सकते आप कभी। अलग होना बहुत टफ है। नहीं होते हैं, हमने ऐसे बहुत सारे केस किए हैं जिनमें क्रिश्चियन मैरिजेस जो है वो डिसॉल्व होती हैं, लेकिन वो बहुत टफ होता है। नाहिद साहबा की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी नाहिद साहबा, सबसे पहले तो टीवी से दूर हो जाए या उसका वॉल्यूम जो है वो बंद कर दीजिएगा प्लीज़। फिर आप जो सवाल पूछना चाहें बिल्कुल कीजिए। जी जी, मैं ये कह रही थी, मुझे ये कहना है कि मैं बहुत परेशान हूँ। 6-7 महीने हो गए, नवंबर से बच्ची आई हुई है घर पे। उन्होंने कि भाई तुम चली जाओ यहाँ से। अच्छा, तुम चली जाओ यहाँ से, बच्ची को घर से निकाल दिया उन्होंने, ठीक है। क्या कहते हैं, और शादी के तीसरे दिन से इतना काम करवाया है, झाड़ू दे दी, झाड़ू पोछे बर्तन यानी हर काम करवाया है। अच्छा, तो अभी मैं पीछे तो नहीं जाना चाहती, लेकिन शादी से पहले आप लोगों ने देखा नहीं, कोई छानबीन पता नहीं होता, पता नहीं होता। देखिए उस वक्त तो उसको फूल बनाया होता है लड़की को कि भाई हम लेकर जाएंगे। शादी से पहले मुझे नहीं पता था, मैं समझती थी बहुत अच्छे हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, रिश्तेदार, ठीक है जी। मैं समझती थी कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छा देखिए, झाड़ू पोछे के अलावा क्या मारपीट भी हुई? मारपीट हुई है? झाड़ू पोछे के अलावा कोई हाथ उठाया है कभी किसी ने उस पर? बस धमकी देनी शुरू कर दी थी कि अब तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आएंगे, और अपने बेटे से कहती थी कि उमर इसका जो है ना सख्ती कर इसके ऊपर। अब इनकी बेटी क्या कहती है पूछे? अच्छा, और आपकी बेटी अब क्या चाहती है? वो चाहती है कि वो आपके साथ रहे या वापस जाना चाहती है? वो वहाँ नहीं जाना चाहती, वो डिवोर्स चाहती है उनसे। अच्छा, और वो जो है ना दे नहीं रहे, वो दे नहीं रहे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। वो तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा किसी लॉयर को कि आगे इनको क्या करना है, क्योंकि दैट्स इम्पोर्टेंट। एक बात है, बिल्कुल लॉयर से भी कंसल्ट करें, क्यों नहीं, उस ताकि आपको अपने राइट्स भी पता हों पहले। मगर इस केस में जहाँ पर उन्होंने गालिबन नहीं बताया कि कोई मारपीट नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, तशद्दुद तो नहीं है जी, तशद्दुद नहीं है, घर का काम है जो अचानक उसको बहुत सारा दे दिया गया है शादी के तीसरे दिन से। बहुत बड़ा तशद्दुद है। आपको पता नहीं है कि ज़बान से तो कहते हैं 9 घंटे सबकी खिदमत करवा रहे होते हैं जो हमारे पास नौकरानी बना के। मैं आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, मगर मैं ज़रा से ये कह रही थी कि ये एक जो है मतलब कि जो घर का काम करना होता है ना, मतलब वैसे तशद्दुद में आता कभी कभी हम उसको अपने ऊपर वो हावी कर देते हैं ना। अब मैं रोटियां बनाऊंगी, ठीक है, मैं अपने घर में तो मैंने तो कभी पर्दे भी नहीं उस हद तक ठीक है। वो देखें एक्चुअली अगर आप घर का कोई काम कर रही हैं और आपको उसका अप्रूवल मिल रहा है, शाबाशी मिल रही है आपको, और आपको जो है कि वो कभी प्यार से ये भी कहा जा रहा है कि बेटा आपने बहुत काम कर लिया, अब आप बैठ जाओ, अब मैं करती हूँ, मेरी बारी है, ठीक है। तो ऐसा घरों में जब चल रहा है, एक्चुअली एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम होगा जिसको वो टेंजिबल रीजन दे रही है कि काम करना। तो एडवोकेट साहब पहले हम लॉयर के पास जाएं या पहले हम मैरिज काउंसलिंग की तरफ जाएं, क्योंकि अब काउंसलर्स भी हैं हमारे पास, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे यहाँ ये चीज़ें तो बहुत कम है। देखें, ये जो अभी खातून बता रही थी या कोई औरत जो हमारे पास आती है, वो उस वक्त आती है जब वो सारे एवेन्यूज़ को खा चुकी होती है, इस्तेमाल कर चुके हैं, कि फैमिली में के बड़े भी बात कर लेते हैं, लड़की को दोबारा भेज भी रहे होते हैं। मैं आपसे दोनों से पूछने वाली थी कि ये सास का और ये नहीं, माँ मुझे का तो कितना ये बड़ा हाथ नहीं, होता है। बिल्कुल नहीं समझ इन्हीं का फैसला होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब दो लोगों की शादी हुई है ना, तो उस सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो उनकी आपस में डेवलप हो रही होती है और वो कोई ना कोई तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, अब आप एक इंस्टीट्यूशन का हेड बार बार चेंज करेंगे या उसका वाइज वो चेंज करेंगे, तो ये इंस्टीट्यूशन जो है ये थोड़ा सा वो हो जाएगा अनप्रोटेक्टेड। साहब क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे डिवोर्सेस पाकिस्तान में जब होते हैं या लोग अलहदा होते हैं तो वो इसलिए होता है कि सास ने ये कहा, अभी उसकी माँ उसके लिए बात कर रही है और सास वहाँ से प्रेशर डाल रही है। हमने लड़के को सुना भी जो दो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने भी की वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है वो शौहर पे होती है कि अगर वो लड़की आई है पूरा ख़ानदान छोड़ के और जब आई है तो उसको बैलेंस करना चाहिए बिटवीन देयर पेरेंट्स और अपने बहन भाइयों और बीवी के दरमियान। अगर आप दोनों में से कहीं इम्बैलेंस करेंगे
तो घर उस तरह से नहीं चल पाएगा। और अलहदा रहना आप इसको सपोर्ट करते हैं? आप कहते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। मैं तो यही कह रही हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन है जब मैरिज, तो उस इंस्टीट्यूशन में कम से कम आपको एक इतनी सी आज़ादी होनी चाहिए कि आप अपना खाना खुद बनाएं और आपका अपना एक रिहाइश का अपने लिए हम सफाई झाड़ू पोछा करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई अगर ऑर्डर्स दे रहा हो जैसे कि हमारा फर्ज है करना, जी जी, तब जाहिर सी बात तकलीफ होगी क्योंकि मुझे करने की जरूरत नहीं है ना, वो कभी भी तशद्दुद में नहीं आता। सही है। मगर काम जो है वो अगर बांट के किया जाए, मसलन आज एक बच्ची कर रही है, वरना तो अगर स्लेवरी की तरह करा जी जी। और एक और कॉल है हमारे पास, लेकिन उससे पहले ये भी कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहा था हमारी बेटी इन हालात में क्या करे कि वो तलाक नहीं दे रहे, तो खुला का ऑप्शन हमेशा होता है, आपको एक लॉयर के पास जाना होगा, कोर्ट से ले सकती है वो। इतनी जल्दी ना वो कोशिश करे, बल्कि पहले वो अपने घर वालों को ये समझा ले कि देखिए हम एक नौकरानी रख लेते हैं, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, हाँ, तो हमारी बच्ची से ना काम कराएं, क्योंकि नहीं वो अफोर्ड ही करने वाले नहीं होंगे तो कैसे रखेंगे ना उन्हें शादी, इसलिए कि ठीक है जी। एक और कॉल ले लेते हैं, जावेद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खैरियत ठीक है? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मौजू आप लोगों ने बहुत शुक्रिया छेड़ा हुआ है। खुला की जी जी, खुला की इतनी बढ़ चुकी है पूरे पाकिस्तान, रेट बहुत बढ़ गया, रेशो बढ़ गया मुसलमानों के अंदर, गैर मुस्लिम के अंदर इतनी नहीं है जितनी मुसलमानों के अंदर है खुला। और जो घर से नाराज हो जाते हैं, 2 खानदानों में ना इत्तेफाकी हो जाती है, आजकल मशवरा देने वाले खुला के ज्यादा मशवरा देते हैं, कोर्ट चले जाए वहां से खुला ले। हाँ, पहले बिरादरी इज़म के अंदर ये हुआ करता था कि बिरादरी के बड़े लोग बच्चे और बच्चियों को समझाया करते थे, उनकी कंप्रोमाइज कराया करते थे, और आज बजाय कंप्रोमाइज कराने के उनको शेर देते हैं कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपके साथ लड़के वाले आपके साथ जाती कर रहे हैं। उस नौयत की तरफ नहीं जाते जो जिसकी वजह बनती है। घर के अंदर सास और बहू का न बनना, नंद और जो है ना भाभी का न बनना, हम इस तरफ नहीं जाते कि क्या वजूहत है खुला की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। उतारा ऐसे डिफेंस करें आप लोग कि जी मसले का हल निकले, मसाइल का हल निकलना चाहिए, बच्चियों के घर आबाद होने चाहिए, ना इत्तफाकियों को इत्तफाक राय में लाना चाहिए। कि मेरी बहन और मेरे भाई बैठे हुए हैं, दोनों अच्छे मशवरे दे रहे हैं। एक मशवरा ये भी दे कि खुला की तलाक एक ऐसी लानत है औरत की जिंदगी में, एक घर आबाद नहीं होता उस लड़की का जहाँ जो खुला ले लेती है, क्या अगला बंदा सही मिलेगा उसको? अपने घर भी तलाक मिलती है। बिल्कुल सही, बच्चियों के साथ जाती हुई है। बिल्कुल, इस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अगला बंदा सही मिले या ना मिले तो उसकी किस्मत है शायद। जी देखिए, इसमें ये होता है, मुझे एक ब्रेक भी लेनी है, कंपैटिबिलिटी नहीं होती, कंपैटिबिलिटी नहीं होती। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे भी ये पर्सनली लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ जो हमारी नानी दादी करती थी वो हमारे जनरेशन में अब ख़त्म हो गई है, और एक हद तक हमने इसको सपोर्ट भी किया है। लेकिन अगर दूसरे साइड से देखें तो हमारी नानी दादी मार भी खाती थी, वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, और रह जाती थी, लेकिन वो सही नहीं था। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ठीक वो सही तरीका था। तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद एंड वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे कॉलर थोड़े से जज्बाती हो गए थे, लेकिन उन्होंने अच्छी बात की थी, सही बात की थी कि अब के ज़माने में बच्चों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और हम अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो अलग हो गई है, वो घर आ गई तो कोई बात नहीं, और ऐसे आ जाया करो। लेकिन एक सर, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि हमारी जनरेशन जो है वो एक हद तक ये भी समझती है कि हमारे माँ बाप हम हमारे बीच में ज़्यादा फासला पैदा करते हैं बनिस्बत हमें करीब लाने के। जो हम यंग जनरेशन को कहते हैं कि हम अलग अलग हो गए, हम छोटी छोटी चीज़ों पे, लेकिन माँ बाप ही कहीं ना कहीं इनकरेज कर रहे होते हैं शायद। देखिए, बहुत सारी जो अभी बात कर रहे थे कि अगर टॉलरेंस का लेवल बढ़ जाए ना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कोई आपकी, हाँ, कि सब्र नहीं है, सास एकदम से सोचना शुरू कर देती है कि मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। पहले वो शादी के लिए इतनी दफ़ा लेके जा रही होती हैं, और फिर वो उनका जो फोकस होता है कि वो लड़की को किसी तरह कंट्रोल करें, कहीं मेरे बेटे को मुझसे ना छीन के ले जाए। अब ये जो फियर है ना, ये इनसिक्योरिटी है, ये भी बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करती है कि लड़की जो है वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाती। और मेजॉरिटी केसेस में मैंने देखा है कि लड़कियाँ आके जो हमें बताती हैं हमारी हेल्पलाइन में भी, तो वो हेल्पलाइन के बारे में वो हमें आके बताती हैं कि वो
आखिर वक्त तक कोशिश करती हैं कि अपने माँ बाप को ना बताएं। बिल्कुल, मेजॉरिटी ऐसी होती है। लेकिन जब सर से पानी गुजर जाता है और अब्यूज़ का लेवल बहुत बढ़ जाता है, और अगर शौहर भी देखें, मेरा सवाल जो होता है सबसे पहले ये कि अगर वो बेडरूम में आपके साथ आपका हस्बैंड है तो आपके साथ ये शेयरिंग करता है कि ये जो हालात हैं ठीक हो जाएंगे, हम लोग इसको कुछ तरीके से, अगर वो सिंपैथेटिक है उस इशू पे, तो इसका मतलब है कि उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, वो कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर वो बेडरूम में भी आके उसी तरह अब्यूजिव और खुदा बना हुआ हो, अकेले में भी अगर वो खुदा बना हुआ हो, तो फिर उस सूरत में हमें ये लगता है कि हम उनको कभी भी ये नहीं कहते कि आप डिवोर्स ले लो या आप डिवोर्स नहीं लो। हम उनको गाइड कर रहे होते हैं, उनकी बात सुनने के बाद उनको कहते हैं कि आपके केसेस में ये हो सकता है। हम कभी भी उनको डायरेक्टिव अंदाज में बात नहीं करते। वो लोगों के अपने फैसले होने चाहिए। शादी भी उनका फैसला है और छोड़ना भी उनका फैसला है। देखिए, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जिस तरह प्री मैरिटल काउंसलिंग होती है, एक बड़ी पहले ना होनी चाहिए। मेरे पास बहुत बहुत कम है। मेरे पास आए हैं बच्चे, इवन लड़के भी आए हैं और लड़कियां भी आई हैं जो कि जिनकी शादी हो रही थी और वो थोड़े से मतलब वो नहीं करना चाह रहे थे, बट दे वर लाइक नर्वस थे। दे वर वेरी नर्वस कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मैरिज। तो उनको फिर ये कहा गया था कि आप शादी थोड़ी और डिले कर लें, बिकॉज अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं है। किस तरह प्रिपेयर्ड नहीं है कि आप जो है, वो लड़की सोच रही थी कि मुझे कोई भी घर का काम करना नहीं आता, और लड़का सोच रहा था कि मेरी अभी इनफ पे नहीं है कि मैं ये कर सकूँ। तो आई सेड यू कैन डिले, यू कैन ऑलवेज डिले। आप थोड़े से अपने मीन्स जो है उसको और इंक्रीज कर लें, मगर आप ये कभी, जैसे देखिए एक लड़का जो नशा करता है, कहानी मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आजकल भी घूम फिर के कहानी पैसों पे आ जाती है। फाइनेंशियली कौन किसको कितना खुश रख सकता है। जी, वो नौकरानी रख सकते थे लेकिन वो पैसे ही बचा रहे हैं। वो भी ज्यादा खुश हो सकती थी अगर अपना घर या अपना बड़ा कमरा होता, उसमें भी पैसे आ जाते हैं। वो भी ज्यादा खुश होता अगर वो ज्यादा कमा रहा होता। मोटिवेशन, हमारा दीन हमें बहुत मोटिवेशन देता है कि कमाओ। क्यों? इसलिए कि कमाओ ताकि दूसरों को भी दो, खर्चा करो, ज़कात दो, खैरात दो, सदका दो। पैसे वजह नहीं होनी चाहिए शादी की। जी, पैसे वो थोड़ी बहुत होती है ना हमारे यहाँ। सर एक वजह तो हो सकती है ना। देखिए, क्योंकि नान नफका जो है वो तो शौहर ने उठाना है ना, तो अगर नान नफका जो है वो शौहर की जिम्मेदारी है, तो आपको पहले से तहकीक करनी है, अपने हुकूक भी पहचाने, अपने राइट्स भी पहचाने और अपनी रिस्पांसिबिलिटी कीजिए कि लड़का बहुत अच्छा है मिजाज में, बातों में, कॉन्फिडेंस में, हर चीज़ में, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये। एडवोकेट साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपको एक केस पे होना है, आपको कोर्ट जाना है, तो आप अपना काम ज़रूर कीजिए और अच्छा काम करते रहिए। बहुत शुक्रिया। वो आपसे एक सवाल आपने मुझे किया था ओवरसीज का, पहले अपने मददगार का नंबर बता दीजिए। देखें, हमारी जो हेल्पलाइन है वो पूरे नेशनल हेल्पलाइन है, ज़बरदस्त, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में। जी, ठीक है। और वो हेल्पलाइन हमारी जो है वो 24 आवर्स है। 1098 हमारा नंबर है, और उस नंबर पे अगर आप मोबाइल से भी कॉल करेंगे तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे भी आ रहा है हमारे, तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। फ्री कॉल है वो, फ्री कॉल्स हैं। ज़बरदस्त। दूसरा ये ओवरसीज़, अगर मैं पाकिस्तानी कपल को जानूं जो दुबई में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, और अगर वो अलहदा होना चाहते हैं तो पाकिस्तानी लॉज उनके लिए वहाँ भी अलहदा हो सकते हैं, कानून के मुताबिक ही वहाँ भी अलहदा हो सकते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पे कोई प्रोसीडिंग करना चाहें, और निकाहनामा वगैरह, जैसे अगर आपस में उनकी नहीं बन रही और वो खुला लेना चाहती हैं, तो खुला तो यहाँ उनको अप्लाई करना होगा ना। यहाँ अप्लाई करना, अगर वो किसी और कंट्री की नेशनल नहीं है तो खुला जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर ऑफ अटर्नी भेज के भी किसी अम्मी को या वालिद को वो आप केस फाइल कर सकते हैं। वो इतना ये नहीं है कि उनको बार बार वहाँ से कोई आना पड़ेगा या आना चाहिए। अगर वो अपनी पाकिस्तान एम्बेसी से वो पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर करा के भेज दें अपने भाई बहन या वालदा या वालिद, उनको वो उनके बिहाफ पे केस फाइल कर सकते। ठीक है जी। नौशीन साहब हमारे साथ हैं, एडवोकेट साहब ने अब काम पे जाना है। सर, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात हो रही है आज डिवोर्सेस के हवाले से और काफ़ी कॉल्स भी आ रही हैं, इन कॉल्स को लेने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। वेलकम बैक। एडवोकेट साहब ने जाना था, वो वहाँ से निकले हैं। आयशा फिर आ गई है मिस शरीफ के यहाँ से। उनको मज़ा आया, उनको अच्छे लगे तुम्हारे, बड़े अच्छे लगे। फ़ौरन उन्होंने गरम गरम खा लिए, तो मुझे सकून था कि अच्छा चलो गरम गरम उन्होंने खा लिया। उनकी शिकायतें ख़त्म हो गई कि आप मुझे कुछ बना के दी। अच्छा, बात काफ़ी आगे निकल गई थी, तुम घर पे थी नहीं, लेकिन ज़रूर एक रिकैप करना चाहूँगी कि हमने डिवोर्सेस, उसके इफेक्ट्स, कुछ कॉल्स भी आए थे। ब्रेक पे जाने से पहले भी नौशीन साहब हमारे साथ थी, उनसे भी पता करना चाह रही थी कि आज भी अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह की नज़रों में भी, और चलो उनको तो नापसंदीदा अमल है, लेकिन हमें सोसाइटी के बारे में कितना सोचना चाहिए
तलाक या खुला लेने से पहले। और हमारे कॉलर भी थे, उन्होंने भी कहा कि हम अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमें तो ये सिखाया गया है अब कि लोग तो कहते हैं, कहते रहो, और बहुत सारे लोग जो डिवोर्स कर लेते हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है यार, अब जो कह रहे हैं मैंने तो एक कदम ले लिया, मैं ज़्यादा खुश हूँ। तो सोसाइटी का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, ख़ानदान वालों का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। क्या ये डिसीजन अल्टीमेटली आप ही की डिसीजन होती है? देखिए 2-3 चीज़ें होना तो नहीं लेना चाहिए। मसलन मैं अगर आपको साइकोलॉजिकली या पर्सनली बताऊं, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, तो अगर शौहर जो है वो हर तरह का शौहर ठीक हो सकता है, पहली बात तो आप याद रखिएगा, और हर तरह का फैमिली ठीक हो सकती है, हर तरह का ससुराल ठीक हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता? जहाँ पे हस्बैंड जो है वो एडिक्ट है, किसी भी चीज का एडिक्ट है, फर्ज कीजिए कि वो अल्कोहल एडिक्ट है, शराबी है या ड्रग्स लेता हो, जी ठीक है, ड्रग्स लेता है, या वो गैम्बलिंग का एडिक्ट भी मेरे पास केसेस आते हैं, गैम्बलिंग में भी और इवन ये स्टॉक मार्केट में भी जो सट्टाबाजी होती है ना, इसकी भी लोगों को आदत पड़ जाती है। देन दे सेल देयर वाइव्स, यू नो, ज्वेलरी, अपनी गाड़ी दाव पे लगा दिया बच्चों तो हर तरह का अगर कोई एडिक्ट है तो उसके साथ चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उसके ठीक होने के। ठीक है, मैं उसके बारे में भी, जब तक कि वो अपना नशा न छोड़ दे, मैं होपफुल नहीं होंगी कि वो एटीट्यूड बदलेगा। फिर भी अगर लोग अलहदा हो जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि एक साइकोलॉजिस्ट या एक थेरेपिस्ट से आप रुजू जरूर करें, 1-1.5 साल दे। हाँ, कि वो लोग बदल जाते हैं, और ठीक है, आपसे ज्यादा मदद आप तो छोड़ देते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा मदद तो लोगों को शायद होती है, और उनकी अपनी जिंदगी बेहतर। अच्छा, अब अगर वो छोड़ रहा है, वो अपनी एडिक्शन छोड़ रहा है तो वेल एंड गुड, आप उसको टाइम दे दें। ठीक है, छुट्टी है, यानी बड़े अच्छे रिहैब्स हैं, देखा है लोगों को फॉर लाइफ दोबारा छोड़ते हुए सब कुछ। अच्छा, सेकेंडली अगर वो आपको मारता है, और मारने की डेफिनेशन ये है कि तकरीबन उसने इतना मार दिया कि स्कार्स रह गए, और या फिर आपको कोई वूंड हो गया, ब्लड निकल आया आपका। ठीक है, निकल गया। हाँ, देखिए एक होता है मियाँ बीवी बात कर रहे हैं, बीवी ने भी धक्का दे दिया, मियाँ ने भी धक्का दे दिया, मैं उसको मारना नहीं कहती, वो तो हम बहन भाई आपस में लड़ाई करते हुए भी ऐसे धक्कमपेल कर लेते हैं, वो इट्स नॉट अ बिग इशू। मगर अगर कोई निशान रह गया, मार उसको कहा जाता है। अच्छा, एक ये बड़ी अच्छी बात है, तो अब उस अक्सर लोग हम ये कह रहे होते हैं कि अगर मेरे मियाँ ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की तो रिलेशनशिप खत्म कर दिया। जैसे भी आपने कहा, तो बड़ा एक जरूरी रिस्पेक्ट को ना हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑपरेशनली डिफाइन करें। मैं तो यहाँ बैठे बैठे कह सकती हूँ अनुषा ने मेरी, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि हाथ से ज्यादा तो जुबान की मार यही तो मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने अनुषा शौहर अपनी बीवी को गालियाँ देता हो या घर आके गालियाँ देता हो, लेकिन अगर एक बार ऐसा फॉर एग्जांपल कि आपकी एक बड़ी अच्छी, ये मेरा एक सवाल है और ये केस भी है बेसिकली, कि अगर एक बहुत लंबी अच्छी जिंदगी चल रही है, लेकिन औरत ने बोला कि अगर मुझे मेरे शौहर ने एक बार बस हाथ लगा दिया या एक कोई गाली दे दी, तो उसका मतलब है कि रिस्पेक्ट खत्म और अब रिलेशनशिप खत्म। तो क्या ये सही है जो हम रिस्पेक्ट की बात? देखिए, एक दफा से क्या फर्क पड़ जाता है, एक दफा तो ये भी हो सकता है, आपने भी उसको धक्का दिया होगा जी, एक दफा तो ये भी हो सकता है कि वो शख्स, आपने उसका सिनेरियो नहीं देखा, वो बाहर से पता नहीं कितने धक्के खा के आ रहा है। आप मर्द की जिंदगी को आसान समझते, देखिए जो हेल्पलाइन है दुनिया में, जो चीज़ है वो औरतों के लिए। आप मुझे ये बताएं कि क्या मर्दों के कोई मसाइल नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? उनके मसाइल नहीं है? वो किन चीज़ों में से गुजरते हैं? सारी दुनिया कहती है कि मर्द ज़्यादा क्राइम नहीं है कि वो अपनी बीवी बच्चों पे निकाले, नहीं, ये मतलब नहीं है, मगर आप उसका पर्सपेक्टिव तो देखिए, उसका आप पर्सपेक्टिव देखिए कि वो जब घर आ रहे तो वो मालूम नहीं कितने लोगों की गालियाँ खा के आ रहे हैं। आप तो, मैं और आप, हमें तो जो पुलिस का सिपाही है वो भी थोड़ा सा अदब से बाजी कह देगा या कुछ कह देगा, लड़कों को तो वहीं पे वो मुर्गा बना रहे हैं। ठीक है, लड़कों के साथ बहुत कुछ हो रहा है, स्ट्रीट पे बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा कि खवातीन के साथ जो कुछ हो रहा है वो घर में हो रहा है, वो मैं उसको डिनाई नहीं कर रही, मगर ज़रा सा आप इक्वल ले लें। मैं आपको बताऊं, एक एसिड जो फेंका जाता है उसका एक इदारा था, तो उस इदारे में मैं गई तो मैंने उनको पूछा कि क्या रेशो है, तो उन्होंने कहा, वो एक लड़के को लेकर आई हुई थी आई स्पेशलिस्ट के पास। मैंने कहा इसको क्या हुआ है? कहती इसके मुंह पे एसिड फेंका है। मैंने कहा लड़के के मुंह पे? दैट वाज अ न्यूज़ फॉर मी। लड़कियों के जब मैंने उससे स्टैटिस्टिक्स पूछे तो कहने लगी इक्वली लड़कों के मुंह पे फेंका जाता है और इक्वली लड़कियों के। आपको नहीं मालूम ना, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तशद्दुद है, चाहे वो औरत पे हो, मर्द पे हो। मैंने कहा उसकी क्या वजह होती है? कहती देखें ये क्रिकेट टीम थी और उस क्रिकेट टीम में ये लड़का नेशनल लेवल पे जा रहा था, उसके दोस्त ने उसके मुंह पे
एसिड फेंक दिया, देखें जरा, आउट ऑफ जेलसी। सही है। एक लड़की से उसने कुछ अरसा डेटिंग की, उसने नहीं भेजा निकाह का पैगाम या प्रपोजल, तो लड़की ने फिकवा दिया। हाँ, लड़की ने भी फिकवाया। मैंने भी ऐसे सुना है कि एवरीथिंग इज लड़कियों ने भी हैपनिंग इन करवाया है। सोसाइटी, वी कांट पिक अप वन सेक्शन और हम कहें कि बस यही बात है। जनरल मैं आपसे ये गुडनेस कहना चाहूँगी कि जब दो लोग आपस में शादी का इरादा करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे जोर दें। लड़की के माँ बाप पूछें कि आपके घर में क्या क्या काम होता है। जो बात इन्होंने अच्छी की थी कि शादी से पहले एक जी, दूसरे को इसलिए कहते हैं, हमारे यहाँ तो निकाह के दिन मुलाकात होती है ना, निकाह के दिन, अस्सलाम वालेकुम, अब्बू ने ये डिसाइड कर लिया, हमने एक दूसरे से बात पहले जाके देखें कि उनके घर में नौकर है और मुझे कितना सेकेंडली आप पूछ लें कि देखिए हमारी बेटी जो है वो ये काम कर लेती है, ये नहीं कर लेती। आप उस वक्त अपनी बेटी की बातें इतनी बुलंदो बाला करके क्यों बता रहे हैं? रोटियां उन्होंने बनाई हैं, इतना झूठ बोलते। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी शादी होने वाली थी तो एक दिन पहले मेरे अब्बू ने मुझसे पूछा, ऐसे ही पूछा कि बेटे आपको रोटी बनानी आती? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आती। तो कहते नाउ इट्स टू लेट टू लर्न। तो बहरहाल कहने लगे कोई नहीं, ब्रेड इज इक्वली। लेकिन अनुषा अगर रोटियां बनानी आती हैं या नहीं, फॉर एग्जांपल नहीं आती, अब मियाँ का, होने वाले मियाँ का रिप्लाई बड़ा मैटर करता है कि ठीक है तुम नहीं बनाओ, हम मेड रख लेंगे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर 1। या वो ये बोले कि चलो मेरी अम्मी तुम्हें सिखा देंगी, तो वो क्या चाहता है और आप वो दे सकते हैं। मेरी अम्मी को इसलिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ शादी पे, लेकिन मैं हमेशा लोगों से ये कहती हूँ कि एक दूसरे से प्यार से भी पहले एक दूसरे की इज्जत करना सीखें। जी, मगर इज्जत को ऑपरेशनली डिफाइन करें। यहाँ पे इज्जत क्या है कि अगर आप किसी के घर गए हैं और उसने आपको जो है कि वो रूह अफ़ज़ा पिलाया जो कि बहुत ठंडा नहीं था, तो आप कहेंगे मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे गर्म रूह अफ़ज़ा पिला दिया गया। यू कैन काउंट एनीथिंग एज बेइज्जती एंड यू कैन काउंट वो रोटियां नहीं बनी थी जब मैं घर आया तो किसी बाप ने बेटी की जान ले ली थी, घर में रोटी नहीं बनी थी तो वो उन्होंने कहा क्योंकि इज्जत। और देखिए दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो मैंने ये आपको बताई ना कि पहले से देख लें और अपनी बच्ची के बहुत औसाफ बयान मत करें कि हमारी बच्ची ये कर लेती, ना लड़के वाले करें। सीधी सीधी बात बताएं कि थोड़ा सुस्त सा भी है हमारा बच्चा और ये भी है और वो भी है, सही बात बताएं ताकि उसको सिनेरियो पता हो कि मैं किस सिनेरियो में जा रही हूँ। और अगर उसको वो सिनेरियो नहीं एक्सेप्टेबल तो वो उसको पहले ही एग्जिट कर ले। बाजी जी आजकल जो है ना, मैं ये देखा कि जो मोहब्बत की शादियाँ होती हैं वो तो बड़े प्यार मोहब्बत के वो ज़्यादा जल्दी मरे जा रही हैं उनके लिए, तो वो उनके लिए मर रहे हैं। उसके बाद फिर जब शादी हो जाती है, तो शादी से पहले ही दोनों मर गए तो फिर क्या हुआ? 2-3 दिन के बाद जो है वो फिर उसके बाद उनके प्यार होना और अलग रहना, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। तो जवानी में जो आपको प्यार होता है वो वाकई में वो वाला शायद प्यार, वो वाली इज्जत, वो दोस्ती, अट्रैक्शन भी हो सकती है। वो आपके एक हार्मोन्स होते हैं जिसको आपको लग रहा होता है इससे ज़्यादा खूबसूरत और इससे ज़्यादा अच्छी लड़की मुझे कभी नहीं देखी होती है ना, अच्छी कहानियां पढ़ी होती हैं आपने, और आपने ड्रामों में भी यही आ रहा होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि टू फॉल इन लव, राइट? एक्चुअली द पॉइंट इज़ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आपकी अपनी एजुकेशन है, आपका अपना स्किल को परस्यू करना है। खुशी तो अपनी है। यू नो दुनिया में अकेले आए थे, कहते हैं जाएंगे भी अकेले, तो फिर दूसरे पे इतना बोझ क्यों डालते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी की खुशी तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे रिमोट कंट्रोल उसको दे दे। मेरी अपनी भी खुशी है, मैं खुद अपना कर लेती हूँ कुछ काम। बिल्कुल। एक और चीज़, बैलेंस कहते हैं, हम अपने आप को बहुत फख्र करते हैं कि हम मुसलमान हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारा मज़हब हमें वाकई में सिखाता है कि एज का डिफरेंस हम कभी हमारे मैटर नहीं करता, कद का नहीं करता, जहेज का कॉन्सेप्ट इतना कुछ नहीं था। हमारे पास ये मिसालें हमारे अपने मजहब में, और हम कहते हैं हम ऐसे तो शादी इस तरीके से करते हैं जैसे कि हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है, लेकिन जब हम शादी चलाने पे आते हैं और इन चीज़ों पे आते हैं जब पे तलाक होती है या सास बहू पे तशद्दुद कर रही है, चीज़ें भूल जब आप इस्लाम भूल जाते हैं तब आपको रसूलुल्लाह की कहानियाँ याद नहीं आती। नहीं हो रहा, चाहे दोनों में से किसी का भी फॉल्ट हो, बच्चा नहीं हो रहा, लड़की नहीं हो रही, लड़का क्यों नहीं हो रहा, कितनी शादियाँ हो रही हैं, किस उम्र में हो रही हैं, बीवी खदीजा कितनी बड़ी थी, सब चीज़ें हम भूल जाते हैं उस वक्त। बिल्कुल। और फिर हम लड़ते हैं चीज़ों पे। बहुत सारे ऐसे मैंने रिश्ते देखे हैं, लड़की बिल्कुल सही है, शायद अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन सास हमेशा अपने जो बेटा होगा उसको माँ हमेशा ही ताना देती रहेगी, 4 साल बड़ी बहू, 4 साल बड़ी है तुमसे, वो 4 साल बड़ी है तुमसे, देखना एक बच्चा होगा और वो कितनी बड़ी लगनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं ज़रूर नौशीन साहिबा से ये ज़रूर बात करना चाहूँगी एक बार फिर कि फैमिलीज़ क्या कर सकते हैं रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, बनिस्बत इसके कि वाकई में अब तो तुम छोड़ दो बेटा। और वही जो हमारे दरवाजे खुले में आपने कहा था सही है, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि कभी ऐसे अपने बच्चों को कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर ये भी नहीं कहना चाहिए कि जनाजा आएगा, छोड़ दें यार, जा रही हो खुश रहो, बस वहाँ पे गुफ्तगू ख़त्म नहीं हो सकती क्या? ये हम जज्बाती पाकिस्तानी, रोना धोना, एक जो रुखसती के वक्त के वापस कभी नहीं आओ, जनाजा आएगा, ये जाएगा, शादी हो रही है अभी जाने दें, कल देखेंगे जब खुदा ना खास्ता कोई ऐसी तकलीफ होगी। देखते हैं।
चली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, आखिरी सेगमेंट हमारा यहाँ पे शुरू हो गया है। रैप अप करना चाहेंगे। पॉजिटिविटी पे मैंने ज़रूर थोड़ी सी बात करने की कोशिश की है कि अपनी शादी को चलाने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को भी हमेशा ये बोलिए कि हमें बहुत तकलीफ़ हो गई अगर तुम लोग अलग हो गए और अब तुम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करो। कहते हैं कि बड़ों को कोई एक वक्त आता है कि उनको भी आना पड़ता है बीच में, लेकिन कहते हैं कि नहीं भी आना चाहिए। तो फैमिलीज़ किस तरीके से चीज़ों को अच्छी कर सकती हैं, बुरी कर सकती हैं लोगों के लिए? देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं चाहूँगी कि ये सवाल सारे पाकिस्तान में पहुँचे। इसका जवाब बिल्कुल बहुत सिंपल जवाब है। बाज़ बच्चों को मालूम होता है कि हमारे अम्मी अब्बू की तबीयत कैसी है। मदर इज़ हिस्टेरिक, छोटी सी बात पे चिल्लाएंगी, मशवरा नहीं देंगी। आप भी एक एंड फादर इज़ लाइक वो तो दिल पकड़ के बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर उनको ये पता हो कि हमारे अम्मी अब्बू मशवरा देने वाले नहीं है, वैसे बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत मतलब अल्लाह की ब्लेसिंग होती है, तो देन गो फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है, अब आपको सास डांट रही है, आपको रोना आ रहा है, मियाँ भी डांट रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मशवरा किससे करूं, दोस्त से करेंगे, तीसरे दिन बात आउट होगी, इवन इफ शी इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपकी वो ज्यादा आपके लिए सोचेंगे, आपको कुछ ऐसी एडवाइस भी देंगे, छोड़ दो। जरूरी भी नहीं कि वो आपके लिए सोचें। वो बाज़ दफ़ा उनकी अटैचमेंट जो है वो हो जाती है बहनोई से ज़्यादा, यू नो, क्योंकि हर बंदा अपनी एक शक्ल दिखा रहा होता है दूसरों को। वो बहुत अच्छी शक्ल दिखा सकते हैं फैमिली को, तो इसलिए उस बच्ची का मसला कोई समझेगा नहीं। तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि अगर आप मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, विच इज़ वेरी मच अवेलेबल, अच्छा नहीं हो तो आप ईमेल, टेक्स्ट सब कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इवन अगर आप मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मेरा जो ईमेल एड्रेस है न्यूरो साइकोलॉजी सेंटर पाकिस्तान के हिसाब से, आप गूगल पे जाएं तो ईमेल एड्रेस है। आई गेट मेल्स एवरी डे। ठीक है, हर वो लोग जो नहीं पहुंच सकते वो करते हैं और मैं उनको जवाब देती हूँ और उसी वक्त जवाब देती हूँ। उसके बाद अगर मैं उनसे ऑनलाइन बात कर सकूँ तो ऑनलाइन कर लेती हूँ, कराची में हो तो वो आ जाते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो ये हो गई, मगर अगर आपको पता है कि आपकी मदर समझदार हैं, दूसरों के मसले हल करती रही, तो ज़रूर अम्मी को बताएं। कॉन्फिडेंशियलिटी का वादा उनसे माँ को भी ये सोचना चाहिए कि हमेशा बच्चों की अच्छाई के लिए। अच्छा, उसके बाद आप देखिए पेयर क्या चीज़ है। आपके पास ये मसला इतना खूबसूरत जूतों का जोड़ा है, आपने रखा हुआ है, आपके पास पेयर ऑफ इयररिंग्स है, अगर आपका ये एक पेयर गुम जाए तो दूसरा पेयर किस काम का? बतलाइए। आप एक इयररिंग पहन के आएंगी कभी शो पे? कभी भी नहीं आएंगी। तो अगर आप पेयरिंग बनाते हैं तो उस पेयरिंग को चलाने की कोशिश भी करते हैं, संभाल के रखते हैं, गुम जाए तो फिर बार बार ढूंढ के ले आते हैं। तो पेयरिंग की बड़ी वैल्यू है दुनिया में। ठीक है, आपस में एक दूसरे से बातचीत होती रहती है, पर जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर कोई नशा करे, बहुत ज़्यादा मारपीट करे या वर्बली वो आपको रोज़ाना ये कहे कि आप जो हैं वो किसी काबिल नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, या मार पीट के आपका पैसा आपसे ले ले। ठीक है, मेरे ख्याल से काउंसलिंग शुड बी द फर्स्ट। फिर आप सोच सकते हैं कि मैं अलहदगी इख्तियार कर लूँ। मुझे ऐसा लगता है अनुषा कि जब इससे पहले नहीं अपने रिलेशनशिप को किसी के साथ कंपेयर करते हैं ना कि जो उसका मियाँ मेरे लिए ये नहीं करता, उसका मेरा मियाँ मेरे लिए ये करता वो नहीं करता जो उसका ना करें, सिर्फ अपने मियाँ को देखें। आपका रिलेशनशिप दुनिया से अलग है और दुनिया में हर एक का रिलेशनशिप। अच्छा, आजकल फेसबुक पे लोग अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें डालते हैं तो बच्चियां समझती हैं फलाना बहुत खुश है। ठीक है, अच्छा अब उन्होंने अपना हैप्पी मोमेंट कैप्चर कर लिया, बाद में चाहे एक दूसरे को आधे घंटे बाद क्या पता है वो कर रहे हैं, एक दूसरे के बाल खींच रहे थे, क्या पता। आप फेसबुक पे मत जाएं, इट्स अ वेरी फेक, इट्स बड़ी डिप्रेशन के शिकार हो रही है यंग जनरेशन। फेसबुक काफी फेक हो जाती है। फेक बुक हो जाती है। थैंक यू नौशीन साहबा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आयशा, इट्स बिन अ ग्रेट सेशन टुडे। आज हमने डिवोर्सेस के हवाले से तो बात की है, लेकिन मैरिज काउंसलिंग जहाँ तक कि मुझे समझ में आया, एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद एक बार फिर जो हम ये कॉन्सेप्ट कहते हैं ना कि हम एक दूसरे के हो गए हैं, अब हम एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बिजी रखें, पढ़े लिखें, कोई काम ढूंढें, कोई हॉबीज़ में इंडल्ज करें और अपनी ज़िंदगी को अपना रास्ता ढूंढने दें और सपोर्ट लें अपने हस्बैंड और वाइफ से। एक दूसरे को की ज़िंदगी में पोजेस मत कर लें, सपोर्ट करें। सो बी अ सपोर्टर, डोंट बी एन ओनर। तो इससे मेरे ख्याल से बहुत फ़र्क पड़ सकता है। कितने एक्सपर्ट हुए ना आयशा, 10 साल की जो मेरी शादी का एक्सपीरियंस है बस। ठीक है जी, हमारी मुलाकात अब होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम।